बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर डी ब्रोगली समीकरण। जी हाँ दोस्तों, डी ब्रोगली समीकरण जो एक हमारा इम्पोर्टेंट समीकरण है, तो इसकी स्थापना हम करेंगे, इस समीकरण को जानेंगे और इसका हम व्यंजक निर्मित करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ डी ब्रोगली समीकरण है क्या, किसने दिया। तो मेरे भाई जो डी ब्रोगली समीकरण है ये डी ब्रोगली महोदय ने ही दिया था। ठीक है, अब डी ब्रोगली महोदय ने ये अपना समीकरण क्यों दिया बात ये भी है। तो मेरे भाई आपको पता है ये क्या है, एक तरंग है। ये क्या है, एक तरंग है। आपको पता है इस तरंग में जो ऊपर वाला उठा हुआ भाग होता है जिसको हम बोलते हैं स्रंग, और नीचे जो गिरा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं गर्त। तो ये वाला स्रंग है, ये वाला गर्त है, और यहाँ ऊपर फिर उठा हुआ भाग है तो ये भी क्या होगा, स्रंग। और ये फिर नीचे तरंग जाएगी तो ये आपको फिर क्या मिलेगा, गर्त मिलेगा। तो इस प्रकार से स्रंग गर्त मिलते रहते हैं। तो मेरे भाई जो कोई भी तरंग होती है उस तरंग में दो सुरंगों के बीच की कुछ दूरी होती है। तो किसी तरंग में दो सुरंगों के जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पता है, हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को हम व्यक्त करते हैं किससे, लैम्डा से। किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से, और ये लैम्डा का आपका शायद है। ठीक है, तो मेरे भाई इन्होंने किसी तरंग के तरंग दैर्घ्य, किसी भी तरंग के तरंग दैर्घ्य, और उस तरंग, ये जो तरंग है किसी ना किसी वेग से गति कर रही होगी, और हम आप जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है या जो विकिरण होता है वो दो प्रकार से चलता है, एक तरंग के रूप में और एक कण के रूप में। क्योंकि ये चीज जो सीख चुके हैं हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के रूप में सीख चुके हैं। तो यदि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत नहीं देखा तो आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो हमें पता है तरंग चल रही है, कोई ऊर्जा चल रही है, तो ये ऊर्जा है ना किसी वेग से चल रही होगी, और किसी ना किसी वेग से चल रही है तो उस जो ऊर्जा है उसमें कुछ कण भी चल रहे हैं, तो उस कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। निश्चित बात है कि उस कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और वो तरंग जो है ना किसी वेग से चल रही होगी। तो हमें यहाँ पर वेग मिलेगा, और वेग के साथ हमें क्या क्या मिल जाएगा, उसका द्रव्यमान मिल जाएगा कण का। तो यहाँ से ये जो तरंग है, इस तरंग का फिर हमें क्या मिलेगा, एक संवेग मिलेगा। क्यों, क्योंकि संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, जो है ना वो हमारा क्या है, संवेग होता है। ठीक है, तो जब भी हमें द्रव्यमान मिल जाता है और जब भी हमें वेग मिल जाता है तो इन दोनों के रूप में हमें क्या मिल जाता है, संवेग मिल जाता है। ठीक है, तो किसी तरंग के तरंग दैर्घ्य और किसी भी तरंग का जो संवेग होता है, इस संवेग के मध्य डी ब्रोगली ने एक संबंध स्थापित किया था, और वही जो संबंध है वो डी ब्रोगली समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो मैंने क्या बोला, डी ब्रोगली महोदय ने किसी तरंग के तरंग दैर्घ्य और उस तरंग के संवेग के मध्य एक संबंध स्थापित किया, और वही संवेग कहलाता है आपका डी ब्रोगली समीकरण। और वो संवेग क्या था, वो संवेग ये था कि जो लैम्डा था वो व्युत्क्रमानुपाती था किसके, संवेग के। ठीक है, संवेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो ध्यान रखना, संवेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इनका जो मानना था, इनका जो कहना था कि भाई यदि किसी तरंग दैर्घ्य का, किसी भी तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है यदि वो बढ़ेगा तो किसी भी तरंग का जो संवेग है वो घट जाएगा। अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है मतलब ये जो चीज है, ये जो दूरी है वो बढ़ेगी। अभी देखो दूरी इतनी है, यदि ये दूरी बढ़ जाएगी तो इस तरंग का जो संवेग है वो घट जाएगा। लेकिन अगर ये जो दूरी है, ये दूरी जो कम हो जाएगी, ये दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। मान के चलो ये तरंग दैर्घ्य जो, जब ये दूरी कम हो जाएगी मतलब तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य जब कम हो जाएगा तो किसी तरंग का जो संवेग है वो बढ़ जाएगा। तो मतलब इन्होंने ये संबंध स्थापित किया था, और यही संबंध कहलाता है मेरे भाई डी ब्रोगली समीकरण। तो हमें इसकी ही स्थापना करनी है, तो आपको इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है।
तो दोस्तों ये चीज आपने समझ ली है, तो थोड़ा सा इसकी भाषा देख लो। डी ब्रोगली के अनुसार किसी गतिमान कण, कोई भी जो गतिमान कण है, उस गतिमान कण का जो तरंग दैर्घ्य होता है, क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, उस कण के संवेग, उस कण के संवेग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है, मतलब, और जो व्युत्क्रमानुपाती है उस व्युत्क्रमानुपाती को हमेशा हम 1 के बटे में लिखते हैं, 1 के बटे में लिखते हैं। तो उसने बोला था तरंग दैर्घ्य उस कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती था, ठीक है, तो मतलब ये तरंग दैर्घ्य, ये आपका साइन, और ये 1 के बटे में लिख दिया तो ये व्युत्क्रमानुपाती बन गया, ठीक है। अगर इन दोनों को हम इस टाइप से लिख देते तो ये समानुपाती बन जाता। क्या बन जाता, समानुपाती। और समानुपाती में क्या होता है, जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, बट व्युत्क्रमानुपाती में समानुपाती का जस्ट कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डी ब्रोगली समीकरण। मतलब दोस्तों ये डी ब्रोगली समीकरण है। अब हमें क्या करना है, इसकी स्थापना करनी है, ठीक है। तो यहां पर हम डाल देंगे हल्की सी हेडिंग व्युत्पत्ति। क्या डाल देंगे, व्युत्पत्ति, और इसकी हम व्युत्पत्ति करेंगे। तो दोस्तों इसकी व्युत्पत्ति हम 2 सिद्धांतों के आधार पर पढ़ते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत होता है हमारा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, और दूसरा जो सिद्धांत है वो आइंस्टीन का सिद्धांत है, जिसको आप फिजिक्स में पढ़ रहे होगे, ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों, हम जानते हैं। क्या लिख देंगे, हम जानते हैं। अब हम तो क्या जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बट इस संबंध में हम क्या जानते हैं वो हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने संबंधों की जरूरत है, 2 सिद्धांतों की जरूरत है, ठीक है। तो हम जानते हैं, लिख देंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, E = h²। हमने आपको कल बताया था E = h और ये आपका न्यू, ठीक है। ये आपका होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा आइंस्टीन का सिद्धांत, आइंस्टीन का सिद्धांत। तो ये चीज़ तो हमने फिजिक्स, देखो ये चीज़ हमने बता दी थी और ये चीज़ आपने फिजिक्स में पढ़ के रखी होगी। तो आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो ई होता है, मतलब ये जो ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान और प्रकाश वेग के गुणनफल के वर्ग के द्रव्यमान और प्रकाश वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब सीधी सी बात कहने तो आइंस्टीन का जो सिद्धांत होता है, इसके अनुसार जो ऊर्जा होती है वो ये होती है mc²। क्या होती है दोस्तों, mc²। m क्या है, तो m है कण का द्रव्यमान और c क्या है, वेग। c क्या है, वेग, है ना। और ये जो वेग है वो आपका विकिरण का वेग है, या जो कण है उस कण का क्या है, वेग, जिसको हम प्रकाश वेग भी बोलते हैं। तो c आपका क्या है, कण का वेग, जिसे हम प्रकाश वेग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आइंस्टीन का सिद्धांत, ठीक है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा क्या होती है, h², और आइंस्टीन के सिद्धांत अनुसार ऊर्जा क्या होती है, mc²। ओके, अब यहाँ ये भी ऊर्जा है और यहाँ ये भी ऊर्जा है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो अब हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 और 2 में LHS जो है ना आपको बराबर दिख रहा है। जब LHS बराबर दिख रहा है तो RHS अपने आप में बराबर होते हैं। ये तो हम 9th 10th से पढ़ के आ रहे हैं भैया, है ना, कि जब LHS बराबर होते हैं, जब भी आपको LHS बराबर दिखते हैं तो उसके RHS जो है ना अपने आप में बराबर हो जाते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से ये चीज़ बराबर है तो नहीं लिखेंगे, बट ये चीज़ आपकी बराबर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, h² = mc²। एनी प्रॉब्लम। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देंगे दोस्तों, आपको पता है जो न्यू है वो क्या है, आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति, और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, c/λ। न्यू क्या है, आवृत्ति है, जिसका मान होता है c/λ। c क्या है, प्रकाश वेग, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। ये चीज़ हम आपको कल ही बता चुके थे, अभी हमने फिर आपको बताई है, ठीक है। चलो तो न्यू की जगह हम ये मान रख देंगे, ठीक है।
तो ये h हमारा रहेगा, न्यू की जगह हम क्या रख देंगे, मान, है ना, तो न्यू की जगह रख देंगे c अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका c अपॉन लैम्डा। अब यहाँ से बात ये भी आ रही कि h क्या है, तो दोस्तों मैंने आज h आपको पहले ही बताया था, h क्या है, प्लांक नियतांक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये चीज़ देख रहे हो तो इससे पहले आप प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझ लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया, ठीक है। चलो अब ये रख दिया, इस तरफ h सेम रहा, न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर क्या है आपका mc स्क्वायर सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक c से आप एक c काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बचा h अपॉन लैम्डा, अच्छे से लिख देता हूँ, ये h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हमारा आ गया mc। ओके, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, लैम्डा, हमें लैम्डा बराबर में चाहिए, तो लैम्डा को आप यहाँ ले आओ और mc को आप यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो ये h अपॉन mc इज इक्वल टू लैम्डा, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है। अब थोड़ा सा दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ किंतु लगा देंगे, ठीक है, किंतु लगा देंगे। किंतु आपको पता है जो संवेग होता है, क्या होता है, संवेग p, वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, यही होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। मतलब p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब आपको पता है संवेग को p से व्यक्त कर रहे हो, द्रव्यमान को आप पता है किससे व्यक्त करते हो, m से, ठीक है, और वेग को किससे व्यक्त करते हो, v से। बट हमारा यहाँ जो वेग है वो कण का वेग है, मतलब कण का वेग मतलब तरंग का वेग है, और तरंग वेग जो होता है उसको हमने आपको बताया है, उसको हम c से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वेग होगा वो वेग क्या होगा, तरंग वेग होगा। कौन सा वेग होगा भाई, तरंग वेग होगा। तो हमें वेग की जगह क्या रखना है यहाँ पर, c। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका p इज इक्वल टू हो गया m डॉट c, या फिर आप डॉट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, m डॉट c, p इज इक्वल टू, तो mc की जगह हम क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लैम्डा और ये हमारा क्या हो गया h, और ये हमारा क्या हो गया mc, और mc की जगह हम क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब दोस्तों एक चीज आप पहले ही समझ के आ रहे हो, h क्या है, नियतांक, ठीक है। तो आप लिख दोगे जहां h इक्वल टू क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ओके, चलो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप दोस्तों यहाँ पर समझो, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया a समानुपाती b, a समानुपाती b मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक आता है नियतांक, एक आता है नियतांक। तो ध्यान से समझना, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो क्या आता है, नियतांक, क्या आता है, नियतांक। तो क्या दोस्तों जब इससे ये चीज आ सकती है तो इससे ये चीज नहीं आ सकती, बोलो। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा, और जब नियतांक हटाएंगे तो समानुपाती नहीं आ सकता, बोलो, नहीं आ सकता। तो बिल्कुल सर आ सकता है। तो h क्या है सर, हमारा प्लांक नियतांक। जब इस h को हटाएंगे तो इस बराबर की जगह क्या आ जाएगा, समानुपाती। तो ये हो जाएगा लैम्डा, और ये हमारा समानुपाती, h हट गया, h की जगह रह गया 1, और ये p आपका रहा सेम, तो ये आ गया लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती p। और हमें यही स्थापित करना था, और यही हमारा स्थापित हो गया। आई होप आप बहुत अच्छे से दिमाग में इस चीज़ को बैठा गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। तो एक बार दिल से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, जिसने भी लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।